Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट भर्ती हेतु साइकोलॉजी का टेस्ट पेपर लेकर आया हूं आज आपके लिए, जो आरबीएससी की 11th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उससे मैंने ये प्रश्न निकाले हैं मित्रों। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके नॉलेज में बहुत ही अच्छा एक तरह से विस्तार होने वाला है इन प्रश्नों को देखने के बाद में। तो साथियों, बिल्कुल जो संस्था रीट का आयोजन कराती है उसी संस्था की बुक से मैंने ये प्रश्न लिए हैं, तो आप इसका महत्व को आप समझ सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों बिना समय गवाए। इसके पहले रीट लेवल 1 हेतु ईवीएस का टेस्ट पेपर मैंने अपलोड किया है, ईवीएस का टेस्ट पेपर नंबर 4, तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझकर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके इसमें है, वंशानुक्रम निर्धारक कहा जाता है किसको? जीन को, गुणसूत्रों को, जाइगोट को और दृश्य प्रारूप को। देखिए, वंशानुक्रम निर्धारक किसे कहा जाता है? इसके अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है जीन को। जीन को ही वंशानुक्रम निर्धारक कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों कि जीन ही वो चीज़ है जो आपके वंशानुक्रम संबंधी जो गुण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। बाकी अगर हम बात करें जाइगोट की, तो जाइगोट आपकी वो कोशिका है जहां से आपके शरीर रचना का आरंभ होता है साथियों, उसको कहा जाता है जाइगोट। गुणसूत्र माता पिता से मिलते हैं बच्चों को, जिससे बालक का निर्माण होता है। और एक होता है दृश्य प्रारूप, जिसे हाथ है, पैर है, नाक है, आंखें हैं, कान है, जो दिखाई देते हैं और जो जन्म से ही साथ आते हैं उनको कहा जाता है दृश्य प्रारूप। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है विकास के बारे में। एक एक विकल्प को यहाँ पर भी समझेंगे। पहला विकल्प है, विकास संचयी होता है। दूसरा विकल्प है, विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है। विकास लंबवत होता है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो मित्रों देखिए, अगर हम बात करें असत्य कथन की विकास के संदर्भ में, तो यहाँ पर आपका पहला कथन है विकास संचयी होता है। संचयी का मतलब होता है पूर्व अनुभव पर आधारित होता है विकास, की बालक कुछ भी कार्य करता है, जो कुछ भी सीखता है वो उसके पूर्व अनुभवों का परिणाम होता है। तो ये तो सत्य कथन है साथियों, तो ये आपका विकल्प नहीं रहेगा। विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है। बिल्कुल, बालक जब परिपक्व होगा, बालक जब किसी चीज़ को सीखता है तो उसका विकास उसी तरह से होता है। तो ये भी विकास के बारे में सत्य कथन है और आपको क्या देखना है? असत्य। तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। तीसरा है, विकास लंबवत होता है। देखिए मित्रों, आपका ये आंसर राइट है कि ये विकास के बारे में कैसा कथन है? असत्य है। कैसे है? क्योंकि विकास लंबवत मतलब, लंबवत का मतलब एक जैसा, हमेशा उसमें कुछ बदलाव ना आना। जैसे बालक की लंबाई तो बढ़ गई लेकिन चौड़ाई में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई, तो क्या ऐसा होता है? नहीं। विकास लंबवत न होकर के विकास वर्तुलाकार होता है साथियों। कैसा होता है? विकास वर्तुलाकार, मतलब बालक की लंबाई में अगर वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई में भी एक निश्चित अनुपात में जरूर वृद्धि होगी। मतलब ये ही आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। बाकी एक और विकल्प है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। इसका मतलब ये है कि पहले बालक में सामान्य गुण विकसित होते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। तो मतलब विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये भी इसका सत्य कथन है। और आपको क्या देखना था? असत्य। ओनली तीसरा ही विकल्प यहाँ पर सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 2 में। आशा है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है, वह युक्ति जिसमें अवांछनीय विचारों, भावों, यादों को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण अथवा भय युक्त होता है, कहलाती है? प्रक्षेपण, दमन, तर्क संगतिकरण और अंतर्वेशन। तो मित्रों प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? उस युक्ति का नाम बताना आपको जो अवांछनीय, मतलब जिनको आप नहीं चाहते हो, ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसी यादें आपके चेतन मन में रहे, आप उनको कहाँ ले जाते हो? अचेतन मन में ले जाते हो।
और उनको अगर आप याद करते हो तो वो आपके लिए कष्टपूर्ण, कष्ट देने वाला और भय युक्त, भय पैदा करने वाला होता है। तो इस युक्ति को कहा जाता है साथियों दमन। क्या कहा जाता है? दमन कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही है। बाकी प्रक्षेपण में क्या किया जाता है कि जो खुद के अंदर जो कमी है उसका आरोप दूसरे के ऊपर लगा दिया जाता है साथियों। इसलिए आपका यहाँ पर दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 को भी आपको अच्छी तरह से समझना है और फिर आंसर देना है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। प्रश्न 4 है, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के अनुसार, जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है उसके अनुसार बताना है, बालक को चूसना, निगलना, चबाना, काटना किस अवस्था में खुशी प्रदान करते हैं। देखिए इन्होंने अपने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है, जिसमें एक अवस्था की विशेषता है कि बालक किसी चीज को चूसता है, निगलता है, चबाता है, काटता है तो उसे खुशी महसूस होती है। विकल्प है जननांगीय अवस्था, उत्तर लैंगिक अवस्था, गुदी अवस्था और मुखी अवस्था। तो मित्रों देखिए ये जो विशेषताएं हैं ये आपके मुख्य अवस्था की विशेषताएं हैं। मुख्य अवस्था जन्म से ही आरंभ होती है, जो कई जगह 1.5 वर्ष भी मिलता है, कई जगह 1 वर्ष भी मिलता है, कई जगह 2 वर्ष भी मिल जाता है। तो एग्जैक्टली 0 से 1 वर्ष का लगभग ये समय होता है साथियों। और ये अवस्थाएं सभी किस्म, ये जो विशेषताएं ये कौन से अवस्था में होती है? मुख्य अवस्था में। बाकी गुदी अवस्था में क्या होता है साथियों कि बालक मल मूत्र का त्याग करता है तब उसे खुशी मिलती है, तो फिर वो गुदी अवस्था हो जाती है। और उत्तर लैंगिक अवस्था और जननांगीय अवस्था में बालक लिंग में भेद करना सीख जाता है कि वह स्त्री है या पुरुष है। उसमें कुछ मतलब एक लिंग के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण यहाँ पर पैदा हो जाता है। तो यहाँ आपका जो प्रश्न पूछा है उसका तो चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 4 में। मित्रों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है आपके, एरिक्सन के अनुसार घनिष्ठता बनाम एकांकीपन की अवस्था किस आयु में होती है। जो एरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया है मित्रों जिसका नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कुल 8 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? 8। उसमें एक अवस्था है इनके अनुसार घनिष्ठता बनाम एकांकीपन। तो इसकी आयु सीमा बतानी है आपको। विकल्प है जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से 40 वर्ष। देखिए जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष के बीच में भी 2-3 अवस्थाएं बता रखी है, तो फिर ये तो एग्जैक्टली हुआ होगा नहीं। जैसे विश्वास बनाम अविश्वास वगैरह ये चीज़ें 2-3 अवस्थाएं इन्होंने जन्म से 6 वर्ष के बीच बता रखी है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था वो विद्यालय जाना आरंभ कर देता है, तो ये भी घनिष्ठता और एकांकीपन की नहीं है साथियों। एक है 12 से 18 वर्ष, वो होती है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। मतलब बालक पहचान बनाना चाहता है, तो ये किशोर अवस्था वाली भी नहीं है, बल्कि घनिष्ठता बनाम एकांकीपन की अवस्था होती है 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक। कि इस अवस्था में बालक जिसके साथ विचार बालक के मेल कर जाते हैं, मैच खा जाते हैं, जिसके साथ विचार उससे वो घनिष्ठ रूप से जुड़ जाता है, नहीं तो वो उनसे दूर हो जाता है। इसको ही 18 से 40 वर्ष के कई जगह 35.5, 38 वर्ष भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर 18 से 40 वर्ष ही है साथियों। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 6। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा ही, आप इनको अच्छी तरह से समझते हुए करिए साथियों। प्रश्न 6 है, जब प्राणी के सम्मुख तटस्थ एवं स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी तटस्थ उद्दीपक प्राप्त होते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। उपरोक्त कथन किस सिद्धांत को बता रहा है? इसमें थोड़ी सी मिसटाइपिंग है। क्या मिसटाइपिंग हुई मुझसे? देखिए क्वेश्चन क्या था कि जब प्राणी के सम्मुख तटस्थ एवं स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करते हैं तो प्राणी क्या करता है? तटस्थ उद्दीपक प्राप्त होते ही, ये होते ही स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। यहाँ है की जगह ही शब्द आना चाहिए। तो ये किस सिद्धांत को बता रहा है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत और वाचिक अधिगम का सिद्धांत। मित्रों प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है उस तरीके से सोचकर इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। अब प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कैसे राइट है कि एक होता है तटस्थ उद्दीपक। तटस्थ मतलब जैसे पावलोव ने प्रयोग किया था, घंटी बजाई थी, तो यहाँ पर आपके घंटी तटस्थ या अस्वाभाविक उद्दीपक है। और जो स्वाभाविक उद्दीपक है वो है यहाँ पर भोजन।
दोनों को जब प्रस्तुत करते हैं तो प्राणिक तटस्थ उद्दीपक प्राप्त होते हैं, मतलब प्राणिक घंटी प्राप्त होते ही स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब लार का आना उसका चालू हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। तो प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है साथियों, प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अव्यक्त अधिगम। देखिए संज्ञानात्मक एक होता है आपके व्यवहारवादी सिद्धांत, तो जो संज्ञानात्मक है, देखिए मित्रों प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये तीनों ही आपके व्यवहारवादी सिद्धांत है। बाकी जो अव्यक्त अधिगम है ये व्यवहारवादी न होकर ये क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है। अतः आपका यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो आपका सही आंसर रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 7 में अव्यक्त अधिगम एक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, चिंतन के संबंध में असत्य कथन है। विचार कीजिए एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर और फिर आंसर दीजिए। चिंतन के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। विकल्प 1 है, चिंतन मानसिक व संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। चिंतन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वलीय व यथार्थवादी, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए, पहले विकल्प की बात करें कि असत्य कथन है या नहीं है, तो चिंतन बिल्कुल मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो यह असत्य कथन नहीं है साथियों। दूसरा विकल्प है, चिंतन सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है, मतलब चिंतन तभी किया जाता है जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो ये भी सत्य कथन है, असत्य नहीं है। चिंतन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वलीय और यथार्थवादी। बाकी यथार्थवादी के अलग भेद हो जाते हैं, तो ये भी असत्य कथन नहीं है। मतलब इनमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प है वो आपका सही आंसर रहेगा कि चिंतन के संबंध में इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। मित्रों आशा है आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चौथा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व कौन सा नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि और प्रोत्साहन। देखिए मूल तत्व, अभिप्रेरणा के 3 मूल तत्व होते हैं। एक तो होती है आपके आवश्यकता, एक होता है आपके प्रणोद जिसको अंतर्नोद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको अंतर्नोद भी जिसको कहा जाता है, और एक होती है प्रोत्साहन जिसको लक्ष्य भी कहा जाता है साथियों। तो ये तीनों तो अभिप्रेरणा के मूल तत्व है, लेकिन जो उपलब्धि है ये अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प इसमें सही है, प्रश्न संख्या 9 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 10 ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें से एक आध प्रश्न ऐसा है जो पीछे से मैंने लिया, नहीं तो अंदर से ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं साथियों खुद ने, ठीक है। इसलिए कम ही क्वेश्चन बन पाए हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा मित्रों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो। प्रश्न है 10 है साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन, संवेग के बारे में असत्य कथन है। विकल्प देखिए, संवेग व्यक्ति के आत्मनिष्ठ भाव है। मस्तिष्क का दायां गोलार्ध सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। संवेग के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का मापन नहीं किया जा सकता है, और इससे व्यक्ति की आंगिक प्रक्रिया व्यक्त होती है। तो मित्रों असत्य कथन देखिए, पहला विकल्प देखेंगे एक बार, संवेग व्यक्ति के आत्मनिष्ठ भाव, आत्मनिष्ठ मतलब खुद पर आधारित, तो साथियों ये तो सत्य कथन है, ये आपका आंसर नहीं रहेगा। मस्तिष्क का दायां गोलार्ध सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है, ये भी सत्य कथन है, ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। संवेग के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का मापन नहीं किया जा सकता। साथियों निश्चित विधियों के द्वारा आप संवेग के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का मापन कर सकते हो, मतलब ये संवेग के संबंध में असत्य कथन है, और यही आपका सही आंसर है 10वें क्वेश्चन में। बाकी जो चौथा विकल्प है, इससे व्यक्ति की आंगिक प्रक्रिया व्यक्त होती है, मतलब जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो आंगिक प्रक्रिया, जैसे गुस्सा आया तो ऑटोमेटिक उसका जो चेहरा है लाल हो जाता है। तो साथियों ये आंगिक प्रक्रिया हुई ना, ये तो मतलब ये भी सत्य कथन है, और आपको क्या देखना था? असत्य कथन। इसलिए आपका ओनली तीसरा ही विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 10 में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी साथियों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।